लाइट एक अहम चैप्टर है हमारे बोर्ड का, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है। कहाँ पे रिफ्लेक्शन, कहाँ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैलकुलेशंस, क्या ये वो, कब इमेज होगा, कहाँ इमेज होगा, क्या कैलकुलेशंस करेंगे, लेके एकदम पजल्ड नहीं होना है। जुड़िए हमारे साथ, इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा चीज क्लियर कर देंगे। एक बार हमारे साथ ये वीडियो में आप लोग जुड़ जाइए, धीरे धीरे एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, एग्जाम में ये पोर्शन से बढ़िया मार्क्स आ ही जाएगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टिकल द माइंड में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज लाइट के कॉन्सेप्ट को। लाइट को लेके ये हमारा वीडियो रहेगा फुल डिटेल कॉन्सेप्ट का, पूरा स्टेप बाय स्टेप। लाइट के क्या क्या फिनोमेना कॉज्ड होते हैं, उसके रीजन क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, क्या यूजेस हैं, उससे क्या न्यूमेरिकल्स हम लोग को सोचना है, और प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे और आए हैं और क्या आ सकते हैं, कैसे उसका सलूशन करेंगे, यह पूरा चीज को लेके है हमारा आज का वीडियो। लाइट शुरुआत करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट से। लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लाइट, लाइट किस चीज को कहते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। तो डिफाइन करेंगे लाइट को क्या, it is a form of energy which causes sensation of vision, जिसके वजह से हम कुछ चीज को देख पाते हैं। तो देखने के लिए क्या चाहिए, बोले लाइट चाहिए, लाइट नहीं रहेगा तो देख नहीं पाएंगे। तो आप लोग जैसे इस लिखाई को देख रहे हो, बोलो तो क्यों देख पा रहे हो, यहां से क्या लाइट आ रहा है, बोले नहीं, यहां पे हमारा फिनोमेना काम पे आ रहा है रिफ्लेक्शन। लाइट आके इसके ऊपर गिर रहा है, यहां से धक्का खा के वापस हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। जब तक हमारे आंखों तक वो लाइट रिफ्लेक्ट होके ना आएगा, हम चीजों को देख नहीं पाएंगे। तो लाइट का सबसे पहला फिनोमेना हमारा क्या होगा ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किसी भी सरफेस में जब गिरता है, वहां से धक्का खा के वापस आता है। इस वापस आने की घटना को, बाउंस बैक करने की घटना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीडियम तीन किस्म के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में थोड़ा थोड़ा लाइट पास होके निकल जाता है। ट्रांसपेरेंट में तो ज्यादातर लाइट ही पास हो जाता है, ट्रांसलूसेंट में पार्शियली पास होता है, पास नहीं होता ओपेक में। ओपेक में क्या होता है, वो बाउंस बैक कर जाता है, पास होके नहीं चला जाता। तो ये बाउंस बैक फिनोमेना को लेके ही हमारा बात है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट का और एक कॉन्सेप्ट हम लोग जान के रखेंगे, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, वो कभी भी टेढ़ा बेका होके जाएगा नहीं। जैसे कि ऐसे आएगा, धक्का खा के ऐसे ही वापस जाएगा, स्ट्रेट। ऐसा बात नहीं है लाइट जब जाएगा ऐसा सीधा, लेकिन ऐसा करता हुआ लाइट, बोले ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। लाइट के कॉन्सेप्ट में हम अभी जो समझेंगे, इट इज अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से पकड़ के रखेंगे, एक तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का। अब रिफ्लेक्शन का घटना को थोड़ा और डिटेलिंग में लेके जाते हैं, आते हैं इसमें भी। तो क्या कॉन्सेप्ट है ना, ये जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। टर्मिनोलॉजी क्या है ना, पहले एक तो पकड़ते हैं मिरर को। मिरर नहीं, छोड़ दो, मिरर बाद में आते हैं। कोई भी एक सरफेस पकड़ लो, जैसे मैंने एक सरफेस का ड्रॉ किया, ये एक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो रे ऑफ लाइट आके गिर रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो रे ऑफ लाइट आके हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है,
इसको क्या बोलेंगे? बोले इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो आके स्ट्राइक कर रहा है, जहां पे स्ट्राइक कर रहा है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? बोले इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये टर्मिनोलॉजी पता करके रखिए, आप लोगों को जरूरत होगा। इस सरफेस को क्या कहते हैं? ना इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब क्या होगा ना, ये धक्का खा के वापस आएगा, धक्का खा के वापस जाएगा। तो इस रे को क्या बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग रे। ये था इंसिडेंट जो आ रहा था, जो धक्का खा के वापस जाएगा, वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग रे। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का जो लाइन होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर को बोलेंगे नॉर्मल। अब क्या करना है ना, ये जो एंगल बना, दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल बनेगा किसमें? रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच, इसको क्या कहेंगे ना, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था हमारा रिफ्लेक्शन के लेके जो टर्मिनोलॉजी हम लोग को पता करना था, जिससे हम लोग थ्योरम को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे। उसमें ये टर्मिनोलॉजी हम लोग को जरूरत है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो सरफेस से रिफ्लेक्शन का काम होगा उसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, उसको कहेंगे इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट में आके स्ट्राइक कर रहा है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे ऑफ लाइट धक्का खा के वापस जा रहा है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर परपेंडिकुलर बना रहे हैं उसको बोलेंगे नॉर्मल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। and the angle between reflecting ray and normal is called angle of reflection, that is denoted by small r। ये हो गया हमारे टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन। अब चले आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है ना, पहला चीज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रे तीनों के तीनों रहेंगे लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये एक प्लेन है। प्लेन किसको कहते हैं ना, टू डायमेंशनल जो फिगर होगा, इसका लेंथ है, ब्रेथ है, मतलब एक 2D व्यू है, मतलब ये एक क्या है, प्लेन है। अब एक ही प्लेन में क्या है, इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल भी है, रिफ्लेक्टिंग रे भी है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे तीनों हमेशा कह रहेंगे सेम प्लेन में। दैट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लॉ क्या है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये हम लोग एक्चुअली इसको फर्स्ट लॉ और प्लेन वाले को सेकेंड लॉ कंसीडर कर लेते हैं। कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक लॉ क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। ये हो गया हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी आप लोगों से पूछा जाए, ये दो टर्म आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। अब चले आते हैं थोड़ा और डिटेलिंग में। अब ये जो दो लॉ आप लोग का हमने शेयर किया, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टिंग रे लाई ऑन द सेम प्लेन। लेकिन ये लॉ हमारा इस्तेमाल में आता है जब सरफेस हमारा क्या रहेगा, प्लेन रहेगा, प्लेन सरफेस, जहां पे
रेगुलर रिफ्लेक्शन कॉज्ड होता है। रिफ्लेक्शन भी दो किस्म के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर जब सरफेस स्मूथ होगा तब हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तब वो लॉज फॉलोड होते हैं। लेकिन अगर सरफेस राफ रहे तब हम लोगों को ये घटना सेम दिखाई नहीं देगा। तब क्या होगा, ये था हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रे ऑफ लाइट हमेशा क्या होंगे, स्ट्राइक होंगे और एक ही साइड में पैरेलल होते रहेंगे, इसमें नहीं होगा। ये डिफ्यूज्ड है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होंगे, लाइट चारों ओर स्प्रेड हो जाएंगे। इसलिए हमारे घर के वॉल जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, रफ होते हैं, सरफेस रफ। इससे क्या होता है, लाइट जब गिरता है वो चारों ओर स्प्रेड हो जाते हैं। आप लोग देखिएगा, एक बुक को अगर आप रखोगे तो चारों ओर से उसको दिखाई देगा, चारों ओर हम लोग बैठे रहेंगे सभी देख पाएंगे बुक को। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस ओर से लाइट आ रहा है उसके ऑपोजिट ओर जो बैठे रहेंगे वही लोग देख पाएंगे, बाकी के पास लाइट जाएगा नहीं, अगर सरफेस आपका स्मूथ हो जाएगा तो स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन कॉज करते हैं। सरफेस अगर राफ रहा तो होगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये है कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन के दो किस्म के। तो जो लॉ है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ही बोला गया है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रेगुलर में ही हम लोग देख पाएंगे। तो ये था रिफ्लेक्शन के टाइप और उसके कॉन्सेप्ट। अब चले आते हैं और थोड़ा डिटेलिंग में मिरर के कॉन्सेप्ट। मिरर क्या चीज है, कैसे कैसे किस्म के मिरर होते हैं, आइए सुन लेते हैं मिरर की बात। आप लोगों को मिरर में तो प्लेन मिरर सभी के घर में है, जो शीशा हम लोग हर रोज देखते रहते हैं खुद को संवारने के लिए। दैट इज अ बेसिकली आता है प्लेन मिरर, सरफेस क्या रहता है, एकदम प्लेन रहता है। लेकिन हम यहाँ पे जो डिस्कशंस में आएंगे वो दूसरे टाइप के जो मिरर होते हैं, जिसको हम लोग कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। एक ऐसे किस्म का हो सकता है, बोले दूसरा बोले ऐसे किस्म का हो सकता है। ये दो टाइप के मिरर हम लोग देखेंगे नेचर में। प्लेन मिरर तो है ही, उसको छोड़ के ये दो किस्म, इन दोनों को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब बोले कि ये नाम क्यों है, कार्व है, स्फीयर कहाँ है, बोले नहीं, सोच दूसरे जगह से है। अगर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, दैट बिकम अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। इसको भी अगर कंटिन्यू करेंगे, दैट बिकम अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो दोस्तों, किसी भी स्फेरिकल ग्लास बॉल से कुछ हिस्सा अगर काट लिया जाए और उसको मिरर बनाया जाए, तब उस मिरर को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। आप लोग देख पा रहे हैं दोनों के दोनों किसी स्फेयर का पार्ट लेके काम में है, मतलब ये दोनों को इसलिए हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब बोलोगे स्फेरिकल मिरर में टाइप तो दोनों क्या सेम नेम है, बोले नहीं। पहले वाले का नेम है कॉनकेव, दूसरे वाले का नेम आएगा कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, बोले कैसे समझेंगे, बोले समझ लेते हैं ये टर्म से। केव, केव का मतलब होता है गुफा। गुफा क्या होता है ना, पहाड़ का जो हिस्सा अंदर घुस जा रहा है उसको कहते हैं गुफा। तो अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर घुस जा रहा है, मिडिल वाला हिस्सा अंदर घुस जा रहा है, तब उसको हम लोग कहेंगे कनकेव। और अगर मिडिल वाला हिस्सा बाहर की ओर है, तब उसको कहेंगे कॉन्वेक्स। ध्यान में रखना है कि बीच वाला हिस्सा वो क्या अंदर की ओर है कि बाहर की ओर। अंदर हुआ तो गुफा, केव, कॉनकेव। बाहर की ओर आया मतलब कॉन्वेक्स। ये दो किस्म के हम लोगों को क्या मिलेंगे, स्फेरिकल मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर के
एकदम ये जो हिस्सा होता है जहां से मिरर का पोर्शन है, इसको कहते हैं एपर्चर। क्या बोला जाता है? एपर्चर। इसको बोलेंगे एपर्चर। यहां से भी अगर पकड़ेंगे, यहां से भी अगर पकड़ेंगे तो ये हिस्सा हमारा होगा एपर्चर, मतलब जहां से लाइट पास होगा, रिफ्लेक्शन होगा जितना जगह तक, उसको कहते हैं एपर्चर। अब इस जो स्फेरिकल पोर्शन है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसको कहते हैं पोल। इधर में भी जो मिड पॉइंट होगा उसको कहेंगे पोल। तो ये होंगे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। और भी टर्मिनोलॉजी है, आ रहे हैं। तो पहले क्या था? एपर्चर आया, जहां से हम लोग लाइट पास कर पाएंगे मिरर में। और मिरर का जो मिडिल पोर्शन है, इसको कहेंगे पोल। अब ये जो स्फीयर का हिस्सा है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फेरिकल पोर्शन है, इसका जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी जो स्फेरिकल पोर्शन है, इसका जो सेंटर होगा उसका नेम भी क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों में सेम चीजें हैं, इसलिए एक साथ में ले रहे हैं। तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू हमारे स्फेरिकल मिरर, ये कॉनकेव के, ये कॉन्वेक्स के। अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अब सिर्फ कॉनकेव को पकड़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स में आएंगे, उसी कॉन्सेप्ट को वहां पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है, डिटेलिंग वहां पे देखेंगे। धीरे धीरे एक के बाद एक को देखते देखते चलिए, और कॉन्सेप्ट में अपने कॉपी पेन को लीजिए, अपने हिसाब से उसको फॉर्म करके लिख लिख के रखिए। एक बार फॉलो अप करेंगे, झट से आपको चीज याद हो जाएगा, आराम से आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो चले आते हैं कॉनकेव को लेके, इसको फोकस करते हैं। चले आते हैं थोड़ा और डिटेलिंग में कॉनकेव मिरर के। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। यहाँ से जो सेंटर हम लोग बनाए थे, ये था हमारा पोल। यहाँ पे हमारा सेंटर बना था सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस हमारे लिए था रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे और थोड़ा डिटेलिंग घुसते हैं। क्या है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सेंटर और पोल को ज्वाइन करता हुआ बीच से जो लाइन जा रहा है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट जाके हिट कर रहा है, किसको? ना हमारे कॉनकेव मिरर को, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ये रिफ्लेक्ट बैक होके एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होगा? पास होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस। क्या बोला जाएगा? फोकस। एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही रे ऑफ लाइट धक्का खाके अंदर की ओर घुसेगा, कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज होके क्या होगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मीट करेगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ। फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को कहा जाएगा फोकल लेंथ। यहाँ पे एक रिलेशनशिप याद रखिएगा, R इक्वल्स टू 2F। एक्चुअली ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का क्या होता है? मिड पॉइंट में आता है। तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का क्या होता है? डबल होता है। ये आप फोकल लेंथ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। तो ये है कॉनकेव मिरर के डिटेलिंग। ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे
ऐसे करके इस्तेमाल होंगे। क्या क्या रहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। और कनकेव मिरर के नेचर क्या है? ना कन्वर्ज। अगर कोई बोलेगा कन्वर्जिंग मिरर का नाम, मतलब कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर इक्वल्स टू कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर ही कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग मतलब लाइट रे स्प्रेड नहीं होंगे, एक पॉइंट में आके मीट करेंगे, फोकस्ड होंगे। तो ये सब रे को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग रेस, और नेचर को, मिरर को कन्वर्जिंग मिरर मतलब ही होता है कनकेव मिरर। ये हो गया कनकेव मिरर के टर्मिनोलॉजीज। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं कैसा होता है कन्वेक्स में। कनकेव में रे ऑफ लाइट ओरिजिनली मीट होते हैं। रे ऑफ लाइट धक्का खाने के बाद कहाँ आके मीट होंगे? फोकस में आके मीट होंगे। देख लेते हैं कन्वेक्स में ऐसा होगा कि कुछ अलग रह रहा है। आइए कन्वेक्स मिरर में, अब आ जाते हैं कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में क्या था ना, ये ड्रॉ कर लिया है हमारा कन्वेक्स मिरर। बीच वाला हिस्सा क्या रहेगा? बाहर क्यों रहेगा? तभी होगा कन्वेक्स। इसका सेंटर मिडिल पोर्शन हो जाएगा पोल, और ये जो स्फीयर का है उसका सेंटर जो होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता हुआ जो स्ट्रेट लाइन जाएगा मिडिल से, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो पैरेलल रे ऑफ लाइट्स था, लास्ट बार भी हम पैरेलल लाइट्स ही बनाए थे प्रिंसिपल एक्सिस का, वो क्या हो रहा था? कन्वर्ज होता हुआ एक पॉइंट में आके मीट कर रहा था। यहाँ पे कन्वर्ज नहीं होगा, क्या होगा? डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज होगा मतलब दूर चला जाएगा, धक्का खा के वो वापस दूसरी ओर चला जाएगा, धक्का खा के वापस दूसरी ओर चला जाएगा। तो ये दूर भाग रहे हैं, तो क्या ये कभी मीट नहीं होंगे? बोले नहीं। लेकिन ये क्या कार्विंग पाथ हम लोग देख पाएंगे? बोले नहीं, क्योंकि हमने पहले हिस्से में आप लोगों को बताया था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट सीधा पाथ पकड़ता है। हम लोग उसके ये जो धक्का खा के वापस आया ये समझ नहीं पाएंगे। हम लोग को क्या लगेगा ना, ये रे ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। दैट इज एपियर टू बी मीट। रियलिटी में मीट होगा कनकेव में, कन्वर्जिंग। और डाइवर्जिंग जब कन्वेक्स में आएंगे, इट इज एपियर टू बी मीट, लगेगा कि वहां से आ रहा है। कहां से? ना इस पॉइंट को ही कहते हैं फोकस। जहां से आएगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। किसके लिए? बोले कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव में मीट होते हैं उस पॉइंट को फोकस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। कॉन्वेक्स में एपियर टू बी मीट, जो पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उसको बोलेंगे फोकस। तो यहाँ पे रियलिटी में मीट नहीं होते हैं, हमको लगता है कि वहां से रे ऑफ लाइट आ रहे हैं। तो ये भी रूल सेम है, R इक्वल्स टू 2F। R क्या था? फोकस, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, और पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रूल्स दोनों के लिए ही सेम है। वहां पे और यहाँ पे डिफरेंसेस सिर्फ ये है, वहां पे रियलिटी में लाइट रे के मीट करते हैं, और यहाँ पे एपियर टू बी मीट होता है। तो ये डिफरेंसेस आप लोगों को मिलेंगे कन्वेक्स और कनकेव मिरर में। वो कन्वर्जिंग नेचर था, तो लाइट रे आके एक ही पॉइंट में मीट हो रहे थे। और कन्वेक्स क्या है? डाइवर्जिंग नेचर है। ये क्या कर रहा है? चीजों को स्प्रेड कर देता है, दूर भेज देता है। तो ये वेरिएशंस हम लोग को कनकेव और कन्वेक्स में दिखाई देगा। कनकेव कन्वर्जिंग मिरर है और कन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर है। ये नेम भी याद रखिए, इस्तेमाल होता है सवाल में डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, तो कॉनकेव होगा कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स होगा डाइवर्जिंग मिरर।
ये होंगे हमारे मिरर वाले कॉन्सेप्ट और उसके साथ टर्मिनोलॉजी का अपीयरेंस का कैसा हो सकता है। दोस्तों मिरर के कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने सुन लिए हैं, कॉनकेव कैसा होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है, ये भी हम लोग को पता चल गया, उसमें क्या टर्मिनोलॉजीज है, कौन सा क्या पोजीशन है, ये पता चला। अब आते हैं इमेज के बारे में। इमेज क्या चीज है, मतलब जो रियल फिगर है उसका जो व्यू हम लोगों को मिल रहा है उसको कहते हैं इमेज। जैसे हम लोग आईने के सामने जब खड़े होते हैं, खुद को आईने में देखते हैं, खुद नहीं चले जाते, तो खुद तो बाहर है, खुद को कहाँ देख रहे हैं, आईने के अंदर में देख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इमेज। अब कैमरे में आपके मूवमेंट को कैच किया जा रहा है, वो क्या है, बोले वो आपका इमेज है। तो ये इमेज कितने टाइप के होते हैं, तो इमेज हमारे दो किस्म के आते हैं। एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। आप बोलेंगे ये क्या चीज है, इसको कैसे समझेंगे, कौन सा रियल है कौन सा वर्चुअल है। तो जो इमेज स्क्रीन में ऑब्टेंड होते हैं उसको कहते हैं रियल इमेज, जो इमेज स्क्रीन में ऑब्टेंड नहीं होते हैं उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब बोलिए ये बात स्क्रीन का बात कहां से आया, वो कहां से सोचेंगे, तो थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। कैमरे में जब किसी चीज को हम लोग पिक्चर ले रहे हैं, किसी का इमेज ले रहे हैं, और रियलिटी में जिस जगह पे बैठा है, खड़ा है, जैसा है, वो उसका हमको सेम व्यू दिखाता है, कोई चेंजेस नहीं करता, मतलब वो इमेज रियलिटी वाला है, मतलब रियल इमेज है, तो वो कैमरे के स्क्रीन में आता है। तो फिर वर्चुअल, जब आप आईने के सामने खड़े होते हो, आईने में खुद को देखते हो, वो क्या आपको ही तो दिखाता है, बोले पूरा नहीं दिखाता, वो एक इमेजिनरी व्यू देता है। क्योंकि हम लोग को देखने से कैसा लगता है कि हम लोग मिरर के अंदर हैं या उस ओर हैं, बट रियलिटी का हम लोग उस ओर हैं नहीं। और एक क्या चीज होता है, हम लोगों के साथ उसका लैटरल इन्वर्जन हो जाता है, मतलब अगर हम राइट हैंड उठाएंगे तो उधर में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड ऊपर आ रहा है। तो ये जो साइड वेज का चेंजेस हो जाएगा, ये लैटरल इन्वर्जन, ये कब घटेगा, बोले वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो रियलिटी में है उसी को दिखाएगा स्क्रीन में, वर्चुअल इमेज उसको अल्टर करके शिफ्ट करके एक नया व्यू देगा जो रियलिटी में लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो हम लोग को कब रियल मिलेगा, कब वर्चुअल मिलेगा, किस पोजीशन में इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, अब घुसेंगे उसके डिटेलिंग में। कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेज आते हैं, कन्वेक्स मिरर में कैसे कैसे इमेज आते हैं, इसका रे डायग्राम, ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार यहाँ से सवाल आया है। आप लोगों को रे डायग्राम बनाने दिया जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज पूछा जाएगा, पोजिशनल फैक्ट पूछा जाएगा, इससे सवाल बनेंगे छोटे में भी बड़े में भी। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छा करके सुनिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए, फॉलो अप कीजिएगा, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगा एग्जाम के टाइम। तो आइए कैसे इमेज फॉर्मेशन होते हैं स्फेरिकल मिरर में, वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग जब इमेज बनाएंगे तो इमेज बनाने के लिए कुछ रूल्स हम लोग को ध्यान में रखना है। पहला रूल्स क्या है ना, मिनिमम 2 रेज मस्ट बी ड्रॉन, 2 रे हमेशा ड्रॉ करना ही है। एक डायग्रामेटिक हम एक्सप्रेशन आप लोगों को दिखाते हैं कॉनकेव के लिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये है पोल। तो एक रे हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो आफ्टर स्ट्राइकिंग कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये एक आपको बनाना ही है, और बनाना कहां से है ना, ऑब्जेक्ट के हेड से। तो ऑब्जेक्ट के हेड से एक पैरेलल गया, और क्या बनाना है ना, दूसरा बनाना है रे जो ऑब्जेक्ट से जाएगा फोकस, और फोकस से आएगा पैरेलल। तो ऐसे किस्म के ड्राइंग में
जब भी आप इमेज फॉर्मेशन का ड्राइंग करोगे, ये दो रे आपको ड्रॉ करने ही है, एक रे से कभी भी ड्राइंग होगा नहीं। मिनिमम आपको दो रे ड्रॉ करना ही है। दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, दो का ही समझ लो, दो का ही उतार देना है, क्योंकि एग्जाम में इतने का ही जरूरत है। तो दो रे हमेशा होने चाहिए। रियल इमेज रेज मस्ट बी मीट। रियल इमेज में रे को क्या होना है? मीट होना है। देखो दो रे आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या हुए हैं? मीट हुए हैं। किस जगह पे? यहाँ पे। ये मीट होना ही है रियल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज appear टू बी मीट, उसको क्या करना है? ऐसे करके डॉटेड लाइन आएंगे इधर से, मान लो डॉटेड लाइन का एक तो फिगर बनेगा, तो डॉटेड लाइन के मीट दैट इज appear टू बी मीट, वो भी दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन करके, आप लोग को पूरा डिटेल समझाएंगे। पहले चीज ध्यान में रखिए, दो रे बनाने हैं, रियल के लिए वो मीट होगा, वर्चुअल के लिए appear टू बी मीट। तो ये रूल्स हम लोग को ध्यान में रखना है कंस्ट्रक्शन करने के टाइम। जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम, तब इसको फॉलो करते हुए बनाएंगे। अब दिखा देते हैं कि बेसिक कैसे रेज हम लोग को ड्रॉ करने हैं उसके थ्योरी। तो कॉन्केव मिरर के ड्राइंग में बनाने के लिए इमेज फॉर्मेशंस के चार चीज आप लोग को ध्यान रखना है। पहला चीज ना, ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसके हेड से पैरेलल रे बनाने हैं। क्या बनाने हैं? पैरेलल। जो स्ट्राइक के बाद क्या होगा? फोकस से पास करेगा। ये एक नंबर रूल है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग किससे पास करेगा? फोकस से पास करेगा। एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? रे ऑफ लाइट जो फोकस से आ रहा है, रे ऑफ लाइट जो फोकस से आएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। जो फोकस से पास होगा वो आफ्टर स्ट्राइकिंग प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो फोकस से पास होगा, फोकस से आया तो पैरेलल होगा। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, रे डायग्राम के टाइम बहुत जरूरत होगा। नेक्स्ट, अगर कोई रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगा। कोई चेंजेस का बात नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, धक्का खा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा। इसमें कोई दूसरा लाइन नहीं बनने वाला, जिस लाइन से आएगा उसी लाइन से जाएगा। और चौथा वाला हिस्सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट आके पोल को स्ट्राइक करता है तो वो दूसरी ओर चला जाएगा पोल से। इसमें ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये आई और ये आर, आई इक्वल्स टू आर बनेगा। ये होगा हमारा चौथा रूल्स। तो जब भी आप डायग्राम बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रे डायग्राम दिखा रहे हो, ये चारों चीज आपके जहन में होना चाहिए। ये चारों चीज को ही हम लोग फॉलो करेंगे। आइदर पैरेलल बना के फोकस से निकालेंगे, फोकस से जाएगा तो पैरेलल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, और पोल में स्ट्राइक होगा तो ऑपोजिट साइड में निकल के आएगा। ये चार कॉन्सेप्ट हम लोग को रे डायग्राम बनाने के टाइम जरूरत में लगेंगे। अब नेक्स्ट हिस्से में अब आप लोगों को कनकेव मिरर के कैसे इमेज होते हैं, कैसे उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, इसको डिटेलिंग समझाएंगे। यहाँ तक चीजों को एक बार थोड़ा और एक बार देख के फॉलो अप कर लो, अपने कॉपी में नोट डाउन रखो की पॉइंट्स, उसको फॉलो अप रखना, चीजें आसान बनते रहेंगे। तो आते हैं अब इमेज का फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर। दोस्तों अब देख लेते हैं डायग्राम में वो वाला कैरेक्टर, कॉपी में आप लोग लिख चुके हो, अब मिला लो डायग्राम के साथ इस चीज को। तो पहला चीज क्या है? बोले पहला हमारा चीज है, उसके डायग्राम को बनाने के लिए पहला स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे ना? पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे एक ठो कॉनकेव मिरर बनाएंगे। इसके मिडिल से हम लोग लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोग भी कॉपी में पेन लेके बैठिए और इसको बना लीजिए। क्या करना है? एक कार्व पाथ बनाना है, मिडिल से एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। ये हो गया हमारा पोल।
अब स्केल में, कॉपी में कैसे बनाना है वो तरीका सिखा रहे हैं। स्केल में 2 सेंटीमीटर का मार्क रख लीजिए। कितने का लेना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मार्क रख के इसको कट कीजिए। ये हो गया आपका फोकस। फिर या 2 सेंटीमीटर नहीं तो 3 सेंटीमीटर, 2 और 3 इसमें ही रखिएगा। और फिर 4 सेंटीमीटर में जाके और 3 लेंगे तो 6 सेंटीमीटर में जाके एक तो और मार्क कीजिए। ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों ध्यान रखना है, स्केल का मेजरमेंट लेके ही काम करना है। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लिया, अब कार्व लाइन बना लिया, यहाँ पे पोल आ गया, पोल से पकड़ के 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर दूर फोकस को मार्क करना है। और उससे डबल मतलब 2 लिया तो 4, 3 लिया तो 6 में जाके और एक मार्क करना है, हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे करके आपको डायग्राम फॉर्म करने हैं पहला हिस्सा। अब पहला काम क्या था हमारा? हमारा पोजीशन क्या था? ऑब्जेक्ट का पोजीशन था इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। अब इन्फिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट आता है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही हम लोग पकड़ते हैं। तो क्या होंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोगों को रूल्स पता है, कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो वो क्या होगा? फोकस से पास होगा। क्या होगा? फोकस से पास होगा। तो दोस्तों ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दीजिए फोकस से। ये बन गया आपका इमेज का पोजीशन। तो देख लो दोस्तों क्या बात था हमारा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहा, कहाँ रहा? इन्फिनिटी में, तो कहाँ बनते इमेज? बोले फोकस में बनते। बने फोकस में। क्या था? बोले रियल था, इन्वर्टेड था और हाथों हाथ हाईली डिमिनिश्ड। तो एक डॉट के तरह आएगा, जो हम दिखाए थे सन, एक डॉट बनेगा। तो ऐसा बनता है जब पोजीशन हमारा होगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ये हो गया हमारा पहला डायग्राम, जो हम लोग अगर क्वेश्चन में आए कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी रहा तो कैसा होगा, तो ऐसे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले बेसिक्स को ड्रॉ करेंगे, फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और उसको फोकस से पास करवाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ड्राइंग। अब आते हैं दूसरे पोजीशन के लिए। अब नेक्स्ट वाला ड्राइंग में वही चीज को ले लिए। अब पोजीशन क्या करना है? बियॉन्ड सी। हमारा बेसिक्स ड्रॉ किया हुआ है। अब बियॉन्ड सी मतलब सी से थोड़ा आगे। तो सी से थोड़ा आगे हम लोगों ने ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्म किया। जब भी ऑब्जेक्ट दिखाएंगे ऐसे एक एरो को हेड दिखाना है, इस हेड को ही हम लोग प्लॉट करेंगे और ये बॉडी का लेंथ रहेगा। तो बियॉन्ड सी मतलब सी से आगे। अब यहां से क्या रे लेने हैं? बोले 2 रे लेने हैं। रूल्स में बताए थे कि 2 रे हमको हमेशा लेने ही है। एक क्या करेंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे, जो फोकस से पास होगा। और दूसरा करेंगे फोकस से पास करेंगे, जो धक्का खाने के बाद क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। तो देख लेते हैं। पहले हम लोग एक तो पैरेलल रे ड्रॉ किया, जो किससे पास करेगा? ना फोकस से पास करेगा। अब दूसरा क्या करना है? फोकस से लेना है। अब ये धक्का खाने के बाद क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। ये हो गया हमारा डायग्राम। जहां से आ रहा है धक्का का जा रहा है उस ओर एरो दे दो। अब देखो इसका इमेज को कैसे बनाएंगे? तो कहाँ हुआ? बोले यहाँ पे मीट हुआ। इधर में हम लोग बनाएंगे एरो का हेड और ये जोड़ देंगे। देखो आ गया आपका ऑब्जेक्ट। अब दूसरे पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिए। जब बियॉन्ड सी में हमारा ऑब्जेक्ट था तब कहां बना था हमारा इमेज? इमेज बना था बिटवीन सी एंड एफ। देखो कहां बना? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। तो जितना करीब सी के आएंगे इधर से इमेज भी उतना करीब सी के पास जाएगा। तो बिटवीन सी एंड एफ आगे आया। अब बताए थे क्या? बोले रियल बताए थे, इन्वर्टेड बताए थे, बना नीचे की ओर बना है मतलब इन्वर्टेड, एरो हेड नीचे की ओर है, उल्टा बन चुका है मतलब रियल और इन्वर्टेड बन गया।
और तीसरा क्या पॉइंट बताए थे, बोले थे डिमिनिस्ड, वो वाला बताए थे हाईली डिमिनिस्ड, बताए थे डिमिनिस्ड। देखो छोटा है, इससे इसका साइज क्या होगा, छोटा, ये डिमिनिस्ड हो गया। तो देखो जो कैरेक्टर लिखे थे और जो डायग्राम बन रहे हैं एकदम सटीक से मिल रहे हैं। जो तरीका सिखा रहे हैं सिर्फ इसको फॉलो करना है। तो 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आप लोग इसमें माहिर बन जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा इमेज फॉर्मेशंस का। लेकिन प्रैक्टिस में रखना है क्योंकि सवाल तो जरूर आने वाले ही हैं, तो प्रैक्टिस नहीं छोड़ना। जो प्रैक्टिस करेगा वो ऊपर बन आएगा, जो प्रैक्टिस छोड़ेगा वो नीचे नाम जाएगा। चले आते हैं तीसरा वाला पोजीशन। अब तीसरा पोजीशन क्या था, बोले सी में लगाओ, ऑब्जेक्ट एट सी, बियॉन्ड सी के बाद ही आ जाता है सी। तो अगर सी में रहेगा तब कैसा होगा, बोले तरीका क्या है, बोले सेम मेथड फॉलो करो। सी में आप एक ऑब्जेक्ट बना लो, फिर क्या करना है, एक पैरेलल लाइन दे दो, जो क्या होगा हमारे फोकस से पास करेगा। और क्या करना है, एक लाइन को फोकस से लेके जाना है और उसको क्या करना है, पैरेलल निकालना है। तो देखो यहाँ पे बना, थोड़ा मेजरमेंट का मैंने गड़बड़ किया है इसलिए थोड़ा साइड हो गया है। आप लोग स्केल बिठाओगे तो ये एकदम सीधा आ जाएगा, क्योंकि खाली हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा बेका हो रहा है, पैरेलल नहीं बना है, या थोड़ा पैरेलल होता तो उधर चला जाता। ये भी स्ट्रेट थोड़ा बना लेते, एक बार फिर से देख लेते हैं होता है कि नहीं। देखो आ चुका है। तो कहाँ थे ना, बताए थे कि अगर सी में रहा तो फॉर्मेशन भी कहाँ होने हैं, सी में। अगर आप लोग स्केल का सटीक मेजर करके ड्रॉ करोगे तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट, देखो थोड़ा एडजस्टमेंट करने से ही मेरा पॉइंट उस जगह पे आ गया है। तो ध्यान रखना है इस चीज को, टेढ़ा बेका नहीं करना है, लाइन को सीधा पकड़ना है। एक पैरेलल जाएगा फोकस से आएगा, एक फोकस से जाएगा पैरेलल होगा। तो उस हिसाब से फॉर्मेशंस कहाँ है, ऑब्जेक्ट सी में है, तो इमेज भी कहाँ बना, सी। रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया है, मतलब रियल और इन्वर्टेड, और इन दोनों का साइज क्या है, सेम। तो ये सेम साइज हो जाएगा। देखो तीसरा कैरेक्टर भी हमारा मैच हो गया डायग्राम के साथ। तो दोस्तों जो कैरेक्टर लिखे हैं और ये डायग्राम एक साथ ध्यान लगा के थोड़ा प्रैक्टिस करना है, वो आपको फॉर्म हो जाएगा। अभी बाकी तीन का भी देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मेशंस आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट फिगर में। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट फिगर। अब पोजीशन कौन सा था, सी से थोड़ा आगे चले, तो ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ। अब डायग्राम बनाते हैं इसका भी। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या बताए थे, पैरेलल बनाओ, किससे पास होगा, फोकस से पास होगा। फोकस में बनाओ, क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। मीट कहाँ हो रहा है, थोड़ा फिर से टेढ़ा हो गया है, ये ध्यान में रखना है। मेजरमेंट चेंज आप लोग स्केल को फॉलो कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। राफली हैंड में थोड़ा 19-20 का अंतर रह सकता है। तो क्या करना है, सी और एफ के बीच में अगर हमारा क्या रहा, ऑब्जेक्ट रहा, तो कहाँ बनेंगे ना, बियॉन्ड सी। मैच कर लो, लिखा हुआ है जब बिटवीन सी एंड एफ में हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड सी होगा। देखो सी से आगे चला गया है, और भी आगे लेके जाएंगे तो ये और दूर चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डायग्राम का देखो ध्यान हमेशा रखना है, कैसे फिगर बनाने हैं, पैरेलल और फोकस, यही रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। तो आपको ये सारे के सारे ड्राइंग आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, पोजीशन एकदम सटीक से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नेचर क्या आया, रियल आया, इन्वर्टेड आया। अब देखो साइज थोड़ा बढ़ रहा है, दैट इज मैग्नीफाइड। तो चौथा वाला इसलिए हमारा क्या था, मैग्नीफाइड इमेज था। अब चले आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पोजीशन में। अब हमारा पांचवा पोजीशन, पांचवा पोजीशन क्या था ना, एट ए फोकस में। फोकस में था तो कहां बना था, इन्फिनिटी में। तो ये कैसे होता है तो देख लेते हैं। फोकस में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रख दिया,
पहला रूल्स क्या था? पैरेलल। पैरेलल होगा तो किससे पास करेगा? बोले फोकस से पास करेगा। ये तो बन गया बात। लेकिन अब क्या फोकस से पास करवाएंगे तो नीचे ऐसा हो जाएगा। ये कैसा? बोला नहीं, इधर नहीं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को और भी फिगर सिखाए थे, 4 पैटर्न सिखाया था आप लोगों को वहां पे फॉलो करने का। तो उसमें एक तो क्या था? पोल के साथ था। अब ये आएगा पोल में, यहाँ पे जितना एंगल बनाएगा उसी एंगल से ये निकलेगा। ये एंगल दोनों क्या होने वाले हैं? सेम। अब ये सेम के होने से ये देखो लाइन मोरलेस क्या हो रहा है? पैरेलल। अब ये आगे चलता रहेगा, ऐसे करके चलता रहेगा, ये भी ऐसे चलता रहेगा। हो सकता है बहुत दूर जाके कहीं पे वो क्या होंगे? मीट होंगे। बहुत दूर जाते हुए कहीं पे जाके मीट होंगे। तो बहुत दूर, सी से भी बहुत दूर मतलब कौन सा पोजीशन? इन्फिनिटी। इसलिए जब फोकस में ऑब्जेक्ट रहता है, इमेज बनता कहाँ है? इन्फिनिटी में। अब अगर ध्यान दो इसको भी, तो अगर यहाँ पे हेड बनता है तो देखो क्या हुआ बात? क्या ऑब्जेक्ट था? क्या इमेज आया है? इसलिए बताए थे हाईली मैग्नीफाइड। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड। अगर फोकस में रहा तो हाईली मैग्नीफाइड हम लोग को इमेज मिलने वाला है। फॉर्म्ड होगा इन्फिनिटी में, रियल और इन्वर्टेड। तो ये होता है फोकस वाला डायग्राम। आप लोग को ऐसे करके, क्योंकि ये मोरलेस पैरेलल हो जाने से एकदम कहाँ दूर जाके कहीं पे मिल रहा है, तो उतना तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ऐसे करके दिखाएंगे। इसमें हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को भी नहीं दिखाते, सिर्फ लाइन को करके छोड़ देते हैं, बात यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिला ना हमारे पांचों के पांचों रियल वाले इमेज के स्ट्रक्चर। कैरेक्टर देख चुके हैं, यहाँ पे डायग्राम भी देख लिया। थोड़ा प्रैक्टिस रखना है, जैसे ड्राइंग सिखाए हैं सिर्फ फॉलो कर लो। 2 बार देखो, 2 बार खुद के कॉपी में बनाओ, देखो आराम से आप इसमें माहिर हो जाओगे, बढ़िया आंसर करोगे एग्जाम में। अब आते हैं आखिरी वाला जो वर्चुअल बनने वाला था, देख लेते हैं वो कैसे होता है। आइए चलिए, अब कॉन्केव मिरर का लास्ट वाला ड्राइंग हम लोग आ जाते हैं। लास्ट के कैरेक्टर में क्या देखे थे? पोजीशन हमारा था बिटवीन एफ एंड पी, मतलब मिरर के एकदम करीब। तब कैसा इमेज बनेगा, तब क्या हो सकता है, आइए देख लेते हैं उसको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक टॉप ऑब्जेक्ट डालेंगे। अब ये क्या होना था ना, पैरेलल जाना था। पैरेलल होके किससे निकलने वाला था? बोले फोकस से निकलने वाला था। दूसरा क्या था? पोल में था, पोल से निकलने वाले थे। ये एंगल हमारा सेम। अगर ध्यान दे तो इस और ये क्या हो रहे हैं? एक्सटेंड हो रहे हैं, और भी आगे जाएंगे तो ये और भी क्या हो जाएगा? दूर चले जाएंगे। इसको अगर बैक साइड में लेके जाते हैं तो एक पॉइंट में ये दो क्या हो जाएंगे? मैच कर जाएंगे। कहाँ बन रहा है? मिरर के पीछे। इसलिए पहला ही बताए थे कि फॉर्मेशन कहाँ होंगे? बिहाइंड द मिरर। जहां पे दो रे मीट होते हैं, फॉर्मेशन वहीं पे होता है। तो बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट था इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज बना बिहाइंड द मिरर, पहला करेक्टर। अब बिहाइंड द मिरर होगा मतलब क्या था? बोले वर्चुअल था, तो ये वर्चुअल हो गया। अब वर्चुअल जब कोई होता है तब क्या होता है? इरेक्ट होता है या अपराइट। देखो हेड ऊपर है, यहाँ पर भी हेड ऊपर है। अब इससे पहले के ड्राइंग अगर देखोगे तो सारे के सारे कहाँ बन रहे थे? नीचे की ओर, हेड नीचे आ रहा था, इसलिए वहां पे रियल और इन्वर्टेड, यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट। तो बन गया यहाँ पे बात। और लास्ट पॉइंट में बताए थे कि मैग्नीफाइड। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज क्या बना है? मतलब मैग्नीफाइड। ये लाइनें हमेशा स्केल के साथ मेजर करके बनाइएगा तो सटीक जगह पे पोजीशन बनेगा, आपका मार्क्स भी बहुत बढ़िया आएगा। तो ध्यान में रखने हैं। ये थे हमारे कनकेव मिरर के क्या ऑब्जेक्ट और इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पोजीशन कौन से जगह रहने से क्या क्या इमेज मिलते हैं, उसके नेचर क्या होते हैं, कब रियल होगा, कब वर्चुअल होगा, कब इरेक्ट होगा, कब इन्वर्टेड होगा, कब मैग्नीफाइड है, कब डिमिनिश्ड है।
ये सारे उस चार्ट और ये चार्ट के डायग्राम। तो इसको फॉलो कीजिए, ये वाला हिस्सा आप लोगों का एकदम आसान बन जाएगा अगर आप इस चीज को समझ लो आसानी से। तो शायद आप लोग को ये अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आएगा। कॉपी में थोड़ा थोड़ा नोट भी कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि अभी और भी फिगर आने वाले हैं लाइट की ओर से। दोस्तों आप सभी ने देख लिया रे डायग्राम कनकेव मिरर के लिए क्या क्या होता है। एक बार उसी के कैरेक्टर को रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को पॉज रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी ड्राइंग वाला हिस्सा आएगा पॉज करके खुद ड्रॉ कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। तो आइए देख लेते हैं कनकेव मिरर के लिए क्या क्या कैरेक्टर था। तो यहाँ पे क्या पोजीशन था हमारा, एक पोजीशन था इन्फिनिटी, दूसरा था बियॉन्ड सी, तीसरा सी, फिर था बिटवीन सी एंड एफ और बिटवीन एफ एंड पी। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं अलग। पहले आते हैं इस केस में, इन्फिनिटी में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहा तो फोकस में हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसके नेचर क्या क्या आएंगे, बोले रियल होंगे, रियल होने से ही इन्वर्टेड होते हैं और हाईली डिमिनिश्ड। इसका साइज बहुत ही क्या आएगा, छोटा आएगा। ये हमारा एक नंबर क्राइटेरिया है। ये हो गया। दूसरा पोजीशन में आएंगे तब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे हम लोगों को, एक घर आगे आ जाए, बियॉन्ड सी में ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज एक घर आगे आ जाएगा बिटवीन सी एंड एफ में। इसके नेचर में भी हम लोग को क्या मिलेंगे, रियल मिलेंगे, इन्वर्टेड मिलेंगे और डिमिनिश्ड मिलेंगे। वो हाईली डिमिनिश्ड था, ये क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा कंडीशन। तीसरे में क्या आएगा, इसको थोड़ा और एक घर आगे देते, कहां पे मिलेगा, सी में आ जाएगा। इमेज भी कहां बनेगा, बोले सी में ही बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म होगा। इसके साथ क्या होंगे, बोले रियल तो रहेंगे ही, इन्वर्टेड भी रहेंगे और सेम साइज हो जाएगा, सेम साइज बन जाएंगे। देखो धीरे धीरे साइज इमेज का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले हाईली डिमिनिश्ड था, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज आ गया। ये तीसरा कंडीशन हमारा हो गया। चौथा कंडीशन, ऑब्जेक्ट और एक घर आगे, कहां आ गया, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज एक घर दूर निकल गया, कहां गया, बियॉन्ड सी में आ गया। नेचर क्या अभी भी, बोले रियल होंगे, इन्वर्टेड होंगे और मैग्नीफाइड। अब साइज बड़ा आएगा, अब इमेज का साइज क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। ये चौथा पोजीशन। पांचवा पोजीशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी में बन जाएगा। नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा। ये हमारे कनकेव मिरर के रियल इमेज वाले पार्ट्स हैं। ये 5 पोजीशन जहां पे हम लोग को रियल इमेज मिलने वाला है। छठा जो पोजीशन होगा, दैट इज द 6th पोजीशन, ये अगर ऑब्जेक्ट कहां रहे ना, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में अगर आ जाता है तो हमारा नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल होने से ही इरेक्ट, और इसी को ही हम लोग अपराइट बोलते हैं, इरेक्ट और अपराइट। जैसे यहाँ पे रियल होने से ही इन्वर्टेड होता था, वहां पे वर्चुअल होने से वो इरेक्ट या अपराइट होगा ही होगा। और क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। यहाँ पे हमको क्या मिलने वाले हैं, मैग्नीफाइड मिलेंगे। और क्या होगा, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये हो गया हमारा पूरा चार्ट। कनकेव मिरर के कौन से पोजीशन में ऑब्जेक्ट रहने से कहां इमेज फॉर्म होंगे, क्या उसके कैरेक्टर है, कौन सा नेचर हम लोगों को मिलेगा, ये पूरा ये चार्ट में आप लोगों को अवेलेबल।
ये चार्ट दोस्तों पॉज करके नोट डाउन करके अपने कॉपी में रख लीजिए और घूमते फिरते हर रोज एक बार सिर्फ आंख बुला लीजिए इसके ऊपर, बाकी काम आपका खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ रे डायग्राम का प्रैक्टिस रखिए, तो कनकेव मिरर के सारे क्वेरीज आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कनकेव मिरर के यूजेस को लेकर। दोस्तों चले आते हैं कनकेव मिरर के यूजेस में। अब कौन से जगह पे कनकेव मिरर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। एक है कार के हेडलाइट्स, दूसरा है टॉर्च, तीसरा है डेंटिस्ट मिरर, चौथा है सेविंग मिरर, जहां पे हम लोग कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल, इसको कंसेप्ट को समझिए। जैसे कि हेडलाइट और टॉर्च, इसमें हम लोगों को सीधा लाइट चाहिए, फ्रंट में लाइट चाहिए, इसलिए क्या किया जाता है, जो कनकेव पार्ट है उसके फोकस में बल्ब रख दिया जाता है। अब ये बल्ब से क्या होते हैं, रे निकल के आते हैं। देखिएगा टॉर्च का हिस्सा अंदर में ऐसे करके रहता है और बीच के फोकस में क्या रखते हैं, बल्ब को रखते हैं, जाके लाइट रे निकल के इस कनकेव पार्ट में जाके गिरे। अब हम लोगों को पता है कि जो फोकस से लाइट आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाते हैं। अब बन गया आपका पैरेलल लाइट, ये सीधा लाइट आपको दिखाएगा। हेडलाइट का भी वो भी क्या होता है, ऐसे अंदर घुसा हुआ रहता है, ऐसे 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 करके, और सिर्फ उसके फोकस में क्या रहता है, बल्ब को लगाया रहता है, जाके लाइट रे ऐसे करके गिरेगा और सीधा पैरेलल होकर निकल के आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग हेडलाइट और टॉर्च में, जाके हम लोग को सीधा और बेहतरीन लाइट अवेलेबल मिल पाए। ज्यादा लाइट रहेगा तो देखने भी हम लोग को आसानी होगा। तो यहाँ पे ऐसे करके कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं हेडलाइट और टॉर्च में। अब सोचो डेंटिस्ट मिरर और सेविंग मिरर में यहां क्यों इस्तेमाल होता है। अब बोलो हम सेव कर रहे हैं, हम अपने आप को अगर आईने में देखेंगे और ये छोटा छोटा ही दिखाई में आएगा, तो क्या ये हमारे लिए आसानी रहेगा। लड़के लोग भी चेहरा देखते हैं, लड़की लोग तो चेहरा देखते ही हैं, यहाँ पे कोई डार्क स्पॉट हुआ कि ब्लैक स्पॉट हुआ कि पिंपल्स आए कि ना आए, ये देखना ये एकदम आसान एक नॉर्मल फिनोमेना है, हर उम्र में ये लोग करते ही रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी ये करते हो, लेकिन कभी सोचे हैं कि ये मिरर में कैसे वो फायदेमंद होगा। बोले कनकेव क्या करता है, एनलार्ज, मैग्नीफाइड, जो वर्चुअल इमेज बनाएगा वो मैग्नीफाइड बनाएगा। तो अगर आप चीज को अपने आप को मिरर के फोकस पॉइंट से और पोल के बीच में खुद को प्लेस कर दो, तो आपको क्या मिलने वाले हैं, वर्चुअल इमेज मिलने वाले हैं, वो भी एनलार्ज, मैग्नीफाइड, जिससे क्या होगा, अपने चेहरे को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। ये जो सेविंग मिरर है, जब सेव कर रहे हैं तो इस हेयर को कट करना, तो ये हम मिरर में सही करके देख पाएंगे कि फाइन कट हुआ है कि नहीं हुआ है। सेविंग मिरर हमारा काम में आएगा किसमें, कनकेव मिरर, क्योंकि यही एक है जो हम लोग को एनलार्ज, बिगर इमेज दिखाएगा, मैग्नीफाइड इमेज दिखाएगा। डेंटिस्ट मिरर, उनको हमारे दांतों का तस्वीर चाहिए, दांतों का पोजीशन, दांत का कंडीशन क्या है वो देखना है, तो वो तो ऐसे ही आंखों से देख लेंगे, लेकिन वो छोटा दिखाई देगा। अगर उसी को अगर कनकेव मिरर के इस्तेमाल से देखते हैं तो वही टीथ क्या होगा, बड़ा करके दिखाई देगा। था छोटा अभी बड़ा हो गया, अब जितना बड़ा होगा उसको उतना बारीकी से देख पाएंगे, उतना डिटेलिंग उसका सही करके देख पाएंगे, ट्रीटमेंट करना क्या होगा, आसान होगा। तो ये दो कंसेप्ट और ये दो कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं कि फोकस से रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा, वो कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हेडलाइट और टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट को डेंटिस्ट और सेविंग मिरर में हम लोग इस्तेमाल करके अपने हर रोज के जिंदगी में इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट कनकेव मिरर के यूजेस और उसके बिहाइंड रीजन कि क्यों हम वहां पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों अब चले आते हैं हमारे कन्वेक्स मिरर में। अभी तक तो सुन लिया कनकेव मिरर का क्या नेचर होता है, उसका रे डायग्राम क्या हो सकते हैं ना,
वो तो हम लोग को पता चल गया। अब समझना है कन्वेक्स मिरर के लिए। तो कन्वेक्स मिरर के लिए हमारे जो रूल्स है इमेज फॉर्मेशन का, पहले उस हिस्से को हम लोग जान लेते हैं। कन्वेक्स मिरर में हम लोग को 4 किस्म के फिगरेशन का ध्यान में रखना है। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ लाइट रे पैरेलल होते हैं तो वो क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे। कैसे डाइवर्ज होंगे, ना देखने से लगेंगे कि वो फोकस से आ रहे हैं। इट अपीयर टू बी मीट एट फोकस। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो डॉटेड लाइन आके कहां मीट करेगा, फोकस में आके मीट करेगा। तो जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल रहेंगे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे, ऐसे करके कि वो फोकस से आ रहे हैं, ये समझ में आएगा। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की ओर आ रहा है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होगा तो फोकस से अपीयर होंगे लग रहा है, अगर फोकस की ओर आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तीसरा कंडीशन, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ में ही वापस आ जाएगा, कोई दूसरी ओर नहीं जाएगा। जिस लाइन में आया था उसी लाइन से वापस जाएगा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा है। और चौथा, अगर कोई रे ऑफ लाइट आके पोल में गिरता है तो वो दूसरा साइड में जो हमारे नॉर्मल रिफ्लेक्शन का घटना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाले को फॉलो करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस रूल्स को फॉलो करेगा। पोल से आएगा तो दूसरी ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये 4 कॉन्सेप्ट जो रूल्स है, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम बनाने के टाइम। तो ये चारों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रख रहे हैं। फिर से एक बार रिवाइड कर रहे हैं। पैरेलल रहा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो डाइवर्ज होगा, लगेगा कहां से आ रहा है, फोकस से। अगर फोकस की ओर कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम लाइन में वापस चला जाएगा। कोई रे ऑफ लाइट अगर पोल में आके गिर रहा है तो वो दूसरी ओर जाएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, सेम। ये नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन का लॉ है उसको फॉलो करके काम करता है। तो ये 4 कंडीशन हम लोग ध्यान रखेंगे। दिस आर द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। दोस्तों, हम सभी ने देखा कनकेव मिरर के 6 ऐसे पोजीशंस है जहां पे हम लोग को डिफरेंट इमेजेस मिल रहे हैं। तो क्या कन्वेक्स के लिए भी ऐसा ही कंडीशंस होगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो कैसे इमेज फॉर्मेशंस होंगे, उसका डायग्राम भी कैसा होगा, आइए देख ले हमारे कन्वेक्स मिरर के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में हमारे 2 कंडीशंस रहेंगे। एक नंबर कंडीशन होगा फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस का, और दूसरा पोजीशन हमारा होगा इनफिनाइट डिस्टेंस का। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी को छोड़ के अंदर में किसी भी पोजीशन में, जैसे वहां पे हम लोगों ने मल्टीपल पोजीशन देखा था, बियॉन्ड सी, सी, एफ एंड पी, ये जो डिफरेंट पोजीशंस थे। लेकिन यहां पर भी इसमें से किसी भी पोजीशन में आप रखो, इन्फिनिटी को छोड़ के कोई भी पोजीशन रखो तो वो फाइनाइट डिस्टेंस में आ जाएगा। अब उसके लिए हमारा क्या कैरेक्टर आएगा, क्या रे डायग्राम होगा, आइए देख लें। पहले क्या करना है, हम लोग को एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेना है। अब इसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। यहाँ पे हमारा है फोकस, यहाँ पे है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा पोल। अब क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अब ये क्या होता है, डाइवर्ज होके जाता है, जो लगता है कहां से हो रहा है, ना फोकस से आ रहा है। ये एक फिगर हो गया हमारा। दूसरा क्या करना है, जो हमारा और एक कंडीशन था, जो रे ऑफ लाइट पोल में आके गिरेगा तो उसी एंगल में वो दूसरे साइड में निकल जाएगा। अब इसको भी अगर हम लोग बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिनोट कर देगा। अब इसको एरो डाल देते हैं,
यहां से भी निकल जाएगा, यहाँ पे ही एरो डाल दो तो आपका पैरेलल भी हो गया और पोल के ओर से भी हो जाएगा, बात खत्म। अब क्या कैरेक्टर मिले हम लोग को यहां से? बोले देखो एक नंबर कैरेक्टर क्या मिला, बोले वर्चुअल मिला। कन्वेक्स मिरर में आप कोई भी जगह पे चीज रखो, ये आपको हमेशा क्या मिलने वाले हैं? कैरेक्टर इसके वर्चुअली मिलने वाले हैं। अब जब वर्चुअल होता है तब फिगर क्या होता है? इरेक्ट और अपराइट। सेम वर्डिंग से दोनों जगह पे दो अलग अलग करके बोला जाता है, इसलिए दोनों को ही मेंशन करें, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये पोजीशन होता है, हेड की ओर हेड ही रहना, इसी को ही इरेक्ट और अपराइट पोजीशन कहा जाता है। तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट और अपराइट होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज से हमारा इमेज का साइज क्या आ रहा है? डिमिनिश्ड। मतलब यहां पे हम लोगों को हमेशा इमेज छोटे ही दिखाई देंगे, जो भी कर ले यहाँ पे हमारा इमेज हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट से छोटा ही आएगा। यही कॉन्सेप्ट है कॉन्केव और कॉन्वेक्स में। वहां पर भी वर्चुअल इमेज था, यहाँ पर भी वर्चुअल इमेज है। वहां पर भी इरेक्ट अपराइट हो रहा था, यहाँ पर भी इरेक्ट अपराइट, लेकिन वो वाला मैग्नीफाइड था और ये वाला डिमिनिश्ड है। इससे ही वर्चुअल इमेज में हम लोग को पता चल जाएगा कि कॉन्केव मिरर इस्तेमाल हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर। अगर इमेज मैग्नीफाइड हो रहा है तो वहां पे हम लोगों का इस्तेमाल हुआ है कॉन्केव मिरर, और अगर डिमिनिश्ड इमेज दे रहा है तो वो होगा कन्वेक्स मिरर। और पोजीशन कहां बनेगा? देखने से ही पता चल रहा है। पोजीशन क्या है ना? बिहाइंड द मिरर। तो देखो दोस्तों यहां पे आप लोग फाइनाइट डिस्टेंस, एक नंबर कंडीशन है इसका ड्राइंग का, फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका इमेज कहां बनने वाला है ना? बिहाइंड द मिरर, बिटवीन P एंड F। देखो P और F के बीच में ही, ये कंफर्म है। वर्चुअल भी होगा, इरेक्ट अपराइट होगा, इसी पोजीशन में कहीं ना कहीं बनेंगे ही बनेंगे, और उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, डिमिनिश्ड। ये हो गया हमारे फाइनाइट के क्राइटेरिया कन्वेक्स मिरर के लिए। अब इनफाइनाइट वाला भी यहाँ पे ड्राइंग में देख लेते हैं, एक बार में इसको खत्म कर लेते हैं। ये एक और मिरर हम लोगों ने बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस चला गया, ये मान लेते हैं फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इनफिनाइट से अगर कोई रे ऑफ लाइट आता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हम लोग मान लेते हैं, तो ये क्या होगा ना? फोकस की ओर अपीयर टू बी मीट, डाइवर्ज होके निकलेगा, डाइवर्ज होके निकलेगा। ये हो गया हमारा रे डायग्राम फॉर इनफिनाइट डिस्टेंस। इन्फिनिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहा तो उसका लाइन हमेशा क्या होंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल, और वो अपीयर टू बी मीट कहां होंगे? फोकस में। इसके भी नेचर हम लोगों को क्या मिलेंगे? बोले सेम वर्चुअली होना है। वर्चुअल होने के साथ साथ क्या होना है? इरेक्ट और अपराइट। और क्या होने हैं? बोले डिमिनिश्ड, बोले नहीं, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसको ही बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। और चौथा पोजीशन कहां होगा ना? फोकस। पोजीशन हो जाएगा फोकस। तो कन्वेक्स मिरर में हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ करने का है नहीं, सिर्फ दो, एक फाइनाइट के लिए और इनफिनाइट। इनफिनाइट ये वाला और एक फाइनाइट। इन्फिनिटी को छोड़ के किसी भी जगह पे आप रखो, आपको यही कैरेक्टर, एक नंबर के जो जो पॉइंट्स है यही अवेलेबल मिलने वाले हैं, यही डायग्राम उसका बनने वाला है। और अगर इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो ये वाला कंडीशन सबको अवेलेबल होंगे। तो ये दो को छोड़ के कन्वेक्स मिरर में और कोई ना रे डायग्राम है ना कोई क्राइटेरिया है। तो इसको दोस्तों पॉज करके अपने कॉपी में डाल लो, हर रोज एक बार करके देख लो, देखना एकदम दिमाग में तस्वीर की तरह चीज बैठ जाएगा, आप लोग को एग्जाम में उसको उतारना भी आसान रहेगा। अब देख लेते हैं इस कन्वेक्स मिरर के डायग्राम तो हो गया, कैरेक्टर भी हम लोग को पता चल गया। अब इसके यूजेस कहाँ है, कहाँ इस्तेमाल करेंगे और वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चलिए
अब दोस्तों कन्वेक्स मिरर को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ना रियर व्यू मिरर। गाड़ी में जो मिरर लगा हुआ रहता है उसको कहते हैं रियर व्यू मिरर। अब बोले वो क्यों लगाते हैं? बोले हमारे पीछे कौन सा गाड़ी आ रहा है, क्या आ रहा है, वो कैसे हम लोग को पता चलेगा? अगर अपने सर को पीछे घुमाएंगे तो सामने वाला तो उड़ जाएगा, तो उस चक्कर में एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसको सेव करने के लिए क्या किया गया? मिरर लगाया गया। अब यहाँ पे हम लोग कौन से मिरर लगाएंगे? प्लेन मिरर, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर? तो बोला जा रहा है हम लोग इस्तेमाल करते हैं कन्वेक्स मिरर का। लेकिन रीजन क्या है? व्हाई यू आर चूजिंग कन्वेक्स मिरर? तो इसका मेजर रीजन ये है कि अपराइट, इरेक्ट, ये कंडीशन हम लोगों को मिले। इरेक्ट और अपराइट। कोई गाड़ी आ रहा है और उसको हम उल्टा करके देख रहे हैं, वो देखने में ही दिक्कत देगा। क्या चाहिए? सीधा चाहिए। तो इरेक्ट और अपराइट इमेज, और इरेक्ट अपराइट इमेज हमारे वर्चुअल में कौन देता है? ना हमारा कन्वेक्स मिरर देता है। अब बोले कनकेव मिरर भी तो देता है। बोले हाँ देता है, लेकिन दूसरा वाला पॉइंट, डिमिनिश्ड भी तो चाहिए। क्योंकि एक लॉरी हमारे पीछे आ रहा है, वो इतना बड़ा है, उसको अगर और बड़ा करके दिखाएगा तो क्या देखेंगे? उसका लोगो। तो दोस्तों उसका क्या चाहिए? छोटा इमेज। बड़ा गाड़ी है, छोटे में उसको देखेंगे, तो डिमिनिश्ड इमेज चाहिए। वर्चुअल, इरेक्ट, अपराइट और डिमिनिश्ड ये एक ही चीज प्रोवाइड करता है, वो क्या है? ना कन्वेक्स मिरर। और एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? वाइड रेंज। सिर्फ क्या एक ही गाड़ी को देखते? बोले नहीं, पीछे पूरा जगह, रास्ता पूरा जो है, साइड में भी बिल्डिंग, वो पूरा चीज का व्यू छोटे में रियर व्यू में मेरे को मिल जाता है। तो मेरे पीछे का पोर्शन में कहाँ, कितने में क्या चल रहा है, उसका पूरा डिटेलिंग एक व्यू हमारे इस मिरर में आ जाएगा। तो इस वाइड रेंज, इरेक्ट, अपराइट, डिमिनिश्ड पाने के लिए रियर व्यू मिरर में हम लोग कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेजर यूजेस ऑफ दोनों मिरर के हो गए। और एक स्पेशल यूज जो कनकेव के लिए इस्तेमाल में अभी हम लोग लगाते हैं, वो है सोलर हीटर का या कुकर का। ये जो सोलर का कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी कनकेव मिरर का इस्तेमाल करवाया जाता है। बोले क्यों? ये कन्वर्जिंग नेचर का है। जो रे ऑफ लाइट्स आएगा, कन्वर्ज होके क्या होगा? एक पॉइंट में मीट करेगा, और उसी पॉइंट में हम लोग रख देते हैं अपने सामान को। पूरा हीट उसके ऊपर आएगा, वो हमारा काम हो जाएगा उससे जो करना था। जैसे मान लो राइस कुकर, सोलर राइस कुकर, तो राइस को कहाँ रखना है? बोले फोकस में रखो, क्योंकि सन इन्फिनिटी में उसके सारे रे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। वो आफ्टर कन्वर्जेंट कहाँ आके मीट करेंगे? बोले फोकस में। तो अपने राइस को रख दो फोकस में, वो कन्वर्ज करके पूरा लाइट को कहाँ गिराएगा? राइस के ऊपर। ये जो हीट जनरेट होगा, इससे आपका राइस क्या हो जाएगा? कुकिंग हो जाएगा। तो ये सोलर हीटर कुकर में हम लोग क्या कर सकते हैं? कनकेव मिरर का इस्तेमाल देख पाएंगे। तो मॉडर्न डे में ऐसे सोलर पैनल में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डिटेलिंग मिरर के कॉन्सेप्ट का। कनकेव, कन्वेक्स, कैसे उसके नेचर होते हैं, क्या उसका रे डायग्राम होता है, कौन से जगह पे उसको यूज कर रहे हैं, क्यों वहां पे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरा डिटेलिंग आप लोगों के सामने है। वीडियो को अच्छा करके देखिए, पॉज करके चीजों को नोट डाउन कीजिए, ये आपको प्रिपरेशंस के लिए बढ़िया रह जाएगा।